डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की सिविक्स के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का नेम है ऑन इक्वालिटी, यानी ये चैप्टर इक्वालिटी के बारे में है। तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता या फिर बराबरी, लेकिन हम यहाँ पर किस तरह की समानता की बात करेंगे वो जानना ज़रूरी है। हम उस तरीके की समानता की बात नहीं कर रहे हैं जिस इक्वालिटी का मतलब हो आइडेंटिकल, यानी बिल्कुल सेम कर देना एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, वो मतलब नहीं है। यहाँ इक्वालिटी का मतलब है कि एक समाज में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने टैलेंट को, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए। ऐसा नहीं कोई शुरू से अगर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है तो वो ज़्यादा आगे बढ़ जाए, और कोई शुरू से अगर पिछड़े हुए बैकग्राउंड से है तो वो पीछे रहे। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का मतलब होता है हर किसी को एक लेवल फील्ड प्रोवाइड कराना, जहाँ से सब अपनी रेस की शुरुआत कर सकें। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर देना। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ की सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल, यानी जनता से ही सरकारों का चयन होता है, जनता के लिए ही चयन होता है और जनता के द्वारा ही चयन होता है। इन द क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लास 6 की बुक में हमने एक लोकतांत्रिक सरकार के की एलिमेंट्स यानी मुख्य फीचर्स के बारे में पढ़ा है। दीज इंक्लूड्स, ये जो मेन फीचर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। पहली चीज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या ज़रूरी है कि लोगों की भागीदारी हो, पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो। रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, समस्याओं का समाधान हो। एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी समानता का अधिकार हो और जस्टिस पाने का अधिकार हो, न्याय पाने का, इंसाफ पाने का अधिकार हो। Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Equality डेमोक्रेसी का एक मेन फीचर है, बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है, जो कि डेमोक्रेसी के सभी एस्पेक्ट्स को, सभी जो मुद्दे हैं डेमोक्रेसी में, उसके फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो इक्वालिटी के बारे में ही पढ़ेंगे। What it is, क्या है इक्वालिटी, why it is important, क्यों ये ज़रूरी है इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इसकी ज़रूरत क्यों है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, क्या इंडिया में हर कोई इक्वल है या नहीं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। इसकी शुरुआत करते हैं कांता की स्टोरी से। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। इलेक्शन के दिन कांता और उसके फ्रेंड सुजाता दोनों ही अपना वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रही थी। Isn't it good, सुजाता, that we can all vote as equal citizens of the country? कांता अपनी फ्रेंड सुजाता से बोल रही है, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है कि हम सभी अपनी कंट्री के सिटीजन्स, इक्वल सिटीज़न हैं और अपनी कंट्री के लिए वोट कर सकते हैं। इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, और हमारे साथ जैन साहब भी हमारे लाइन में खड़े हैं। यानी वोट के समय हर कोई बराबर होता है, चाहे वो टीचर हो, ट्रेडर हो, स्टूडेंट हो, डोमेस्टिक वर्कर हो, कोई भी हो। उसकी फ्रेंड बोल रही है, यस, हाँ, सही है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। उसकी फ्रेंड बोल रही है, जाओ कांता, अब तुम्हारी बारी है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। कांता बोल रही है, मैं उस कैंडिडेट को वोट करूंगी, उस प्रत्याशी को वोट करूंगी जिसने मेरे इलाके में वाटर पाइप लाने का प्रॉमिस किया है, वादा किया है। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, विल सी यू लेटर कांता, मिलते हैं कांता बाद में। एक कार में बैठा हुआ जा रहा व्यक्ति बोल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये जैन साहब हैं। यस, नमस्ते साहब। नमस्ते करती है कांता। गुड़िया has been running fever and I have to take her to the hospital. But I will have to finish the work at Sahab's house first and ask for some advance. कांता अपने फ्रेंड से शेयर कर रही है कि मेरी लड़की जो गुड़िया है उसको बहुत तेज़ बुखार है, मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, बट पहले मैं साहब के घर का काम फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं उनसे कुछ एडवांस के लिए कहूँगी। एट होम, घर पर।
Here have some of this, you will feel better. कुछ दे रही है चाय या फिर जो भी अपनी डॉटर को दे रही है कि ये लो, शायद तुम्हें ये लेकर थोड़ा आराम मिल जाए. And when I get back in the evening, we'll go to the hospital, okay? और जब मैं इवनिंग में शाम में घर लौटूंगी तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी. It is no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. वो सोच रही है कि ये कोई मतलब अचानक नहीं हुआ है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि गुड़िया बीमार पड़ी है. वो अक्सर ही बीमार पड़ती रहती है क्योंकि बस्ती क्लीन नहीं है, साफ़ सुथराई नहीं है, वहाँ सैनिटेशन अच्छा नहीं है, इसलिए बीमारियों का होना तो लाजमी है. मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली. जैन साहब के घर जब वो काम करने गई है कांता, तो जो उनकी मालकिन है वो बोल रही है कि इतने ध्यान से पोछा लगाओ कि कॉर्नर्स भी साफ़ हो जाएं, घर के कोने भी साफ़ हो जाएं. Here's your advance कांता, but don't make a habit of it. ये लो तुम्हारा एडवांस है, बट हमेशा एडवांस मांगने की हैबिट मत बनाओ. नो मैडम, इनकार करती है ये. इन द इवनिंग, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, थोड़ी देर और इंतज़ार करो बेटी. जैन मैम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैड टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. कांता सोच रही है कि जैन मैम और जैन साहब वोट्स की लाइन में तो हमारे साथ खड़े थे, लेकिन कभी उन्हें हमारी तरह ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ता जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो. डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल. क्या तुम सोच सकते हो कि कांता के मन में एक डाउट है, एक सवाल है कि क्या हम सही में इक्वल हैं सभी इस समाज में. जैन साहब और हम वोट की लाइन में तो इक्वल हैं, लेकिन असलियत की जो सामाजिक जीवन है उसमें हम इक्वल हैं क्या. इस चीज़ को लेकर कांता के मन में सवाल है. लिस्ट 3 रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस. कुछ 3 कारण बताओ जिसकी वजह से कांता को ऐसा एहसास हुआ कि वो बराबर नहीं है इस समाज में और लोगों से. हम आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा. इक्वल राइट टू वोट. वोट का समान अधिकार. डेमोक्रेसी का ये एक की फीचर है, एक मुख्य फीचर है. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब कांता लाइन में खड़ी रहती है अपना वोट कास्ट करने के लिए, वोट देने के लिए. Look again at various people who are standing in line with her. उन लोगों को दोबारा देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े थे. कांता recognizes her employer. कांता ने अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक को पहचाना, अशोक जैन, एंड छोटे लाल हर नेबर, और अपने पड़ोसी को पहचाना जिसका नाम छोटे लाल था. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एक लोकतांत्रिक देश में जैसे कि भारत में, ऑल अडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर, और वेदर दे आर रिच और पुअर, आर अलाउड टू वोट. इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें सभी एडल्ट्स को, यानी जिन्होंने 18 ईयर्स क्रॉस कर लिया है, पहले ये एज 21 ईयर्स थी जो कि 61st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, संवैधानिक संशोधन से 1988 में इसको कम कर दिया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया. तो जितने भी अडल्ट हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कितनी भी एजुकेशन हो, पढ़े लिखे हों या नहीं हों, या फिर किसी भी कास्ट से आती हों, या फिर किसी भी बैकग्राउंड से आते हों, अमीर हो या गरीब हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है. दिस, एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ये वो है जो तुमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. मीन्स ऑल अडल्ट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, बिना किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के, और बिना किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, सभी को वोट देने का अधिकार है. एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. और ये हर लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. जो आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, वो इक्वालिटी के आइडिया पे ही बेस्ड है, यानी सबको बराबरी के तौर पर वोट देने का अधिकार. बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन अ कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, क्योंकि ये स्टेट करता है, ये बताता है कि एवरी अडल्ट इन अ कंट्री, देश का हर कोई अडल्ट जो है उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उसकी संपत्ति कितनी है और किस कम्युनिटी से है, इसके बिना इन सब को इग्नोर करके वोट देने का सबको बराबरी का अधिकार है.
Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has one vote. कांता बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है ये जानकर कि सभी को एक वोट देने का अधिकार है, सभी का वन वोट है, चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है। ऐसा नहीं कि जो रिच है उसकी वोट का वैल्यू ज़्यादा हो और जो गरीब है उसकी वोट का वैल्यू कम हो। सभी की वोट का वैल्यू बराबर है और सभी को एक वोट देने का अधिकार है। बट एज हर डेज गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट इज इक्वालिटी रियली मीन्स। जैसे ही दिन बीतता गया, कांता को इस चीज़ से थोड़ी निराशा हुई कि क्या सही में इक्वालिटी का मतलब जो है वो सभी के लिए बराबर है। What is it that makes कांता unsure? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने कांता को इक्वालिटी पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर किया। Let us take a look at a day in her life. कांता की ज़िंदगी के एक दिन में ज़रा नज़र डालते हैं। She lives in a slum and has a drain behind her house. वो स्लम में रहती है, झुग्गियों में रहती है और उसके घर के पीछे ड्रेन मीन्स नाला बहता है। Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. उसकी डॉटर बीमार है लेकिन वो ऑफ नहीं ले सकती, यानी छुट्टी नहीं ले सकती अपने काम से, क्योंकि उसे उधार लेने हैं पैसे अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से, जिसे लेकर वो अपनी बेटी को डॉक्टर के पास जा पाएगी। Her job as a domestic help tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. उसकी जॉब जो है डोमेस्टिक हेल्प की, घरों में काम करने की, वो उसे पूरी तरीके से टायर आउट कर देती है, थका देती है और फाइनली उसके दिन का जो खात्मा होता है, शी एंड्स हर डे अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। वो अपना जब दिन ख़त्म करती है, शाम के वक्त भी उसे अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक लंबी कतार में खड़ी होना पड़ता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये लाइन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने की है, इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। ये उसी लाइन की तरह है जैसे कि मॉर्निंग में थी, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें खड़े लोग हैं जो कि पुअर हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी के और दूसरे क्या तरीके हो सकते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। कांता इंडिया के उन सभी लोगों में से एक है, एक डेमोक्रेटिक इंडिया के उन सभी लोगों में से एक हैं जिनको वोटिंग का राइट तो है, लेकिन उनका जो डेली का जीवन है, उनके जो काम करने की कंडीशन है, वो इक्वालिटी से बहुत दूर है, फार फ्रॉम इक्वल है, इक्वालिटी से काफ़ी दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। गरीबी के अलावा भी भारत के लोग और दूसरे तरीके की इनइक्वालिटी, असमानताओं का सामना करते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस। अब देखते हैं ऐसी कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं। मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, नीचे दी गई दो स्टोरीज को पढ़कर। Each of these is based on real incidents in people's lives and reflect the different kinds of inequalities that exist in India. ये जो दोनों स्टोरीज हैं वो रियल एक सच्चे घटनाक्रम पर बेस्ड हैं जो लोगों की लाइफ में होता है, और वो दर्शाता है कि किस तरीके की इनइक्वालिटीज़, असमानताएं भारत में एग्जिस्ट करती हैं। Here are some matrimonials. मैट्रिमोनियल्स मीन्स मैरिज का जब एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में छपवाया जाता है उसे मैट्रिमोनियल्स कहते हैं। हमारे इंडिया के मैट्रिमोनियल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाकी की इन्फॉर्मेशन से पहले और ज़रूरी दी जाती है, कास्ट। कुछ मैट्रिमोनियल्स ऐसे होते हैं जिसमें नो कास्ट बार, यानी कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैट्रिमोनियल्स में कास्ट मेंशन्ड होती है। लाइक इस वाले में गुप्ता बॉय, यानी मेंशन किया गया है कि गुप्ता कास्ट की ही लड़की चाहिए। नेक्स्ट है तमिल ब्राह्मण अयंगर, कास्ट आइडेंटिफिकेशन, सो इसी कास्ट की गर्ल भी चाहिए। तो कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर है इंडिया में। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। रिच और पुअर के अलावा जो अदर फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटीज़ हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनमें कास्ट सिस्टम, कास्ट की जो अनइक्वालिटी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. अगर तुम
देहाती भारत में रहते हो, गांव में रहते हो, तो तुमने मोस्ट प्रोबेबली अक्सर ही ये एहसास किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा बचपन से ही अपनी कास्ट की पहचान के बारे में, यानी तुम्हारी ज़्यादातर पहचान तुम्हारे कास्ट पर डिपेंड करती है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अगर तुम शहरी भारत में रहते हो तो तुम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि अब लोग कास्ट में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शो फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन एक बार इन मैट्रिमोनियल्स को देखें जो कि जाने माने इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians। और देखो कि कास्ट कितना इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है इवन उन लोगों के लिए भी जो एजुकेटेड अर्बन है, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स तो एजुकेटेड लोग और अर्बन पीपल से ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इनमें भी कास्ट माइंड में है अभी भी लोगों के। मीन्स कास्ट फैक्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending the school। अब हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जो एक दलित चाइल्ड यानी समाज के दबा और पिछड़ा वर्ग का एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। You have already read about Dalits in class 6th book। तुमने पहले ही दलित्स के बारे में क्लास 6 की बुक में पढ़ा है, फिर भी हम जानते हैं दलित शब्द का मीनिंग। दलित is a term that the so-called lower castes uses to address themselves। दलित एक शब्द है जो लोअर कास्ट को एड्रेस करने के लिए, उनको बुलाने के लिए ये माना जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन। दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, दबा हुआ या फिर कुचला हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल करके लोअर कास्ट्स आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी। लोअर कास्ट अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा स्टेटस है समाज में और आज भी किस तरीके से वो वर्तमान में भी है। सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अभी भी उनके साथ भेदभाव होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 में जिनका बॉर्न हुआ एंड 2030 में जो अलविदा ले गए इस दुनिया से, इज अ फेमस दलित राइटर। वो एक बहुत ही फेमस दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी बायोग्राफी जूठन के नाम से उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया है आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। मुझे अपनी क्लास में सभी दूसरे बच्चों से दूर बैठना पड़ता था और दूसरी चीज़ ये कि फ्लोर पर, ज़मीन पर बैठना पड़ता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। जहाँ मेरी बैठने की जगह होती थी वहाँ तक मैट भी ख़त्म हो जाता था। Sometimes I would have to sit away behind everybody। कभी कभी मुझे सबसे दूर और सबसे पीछे बैठना पड़ता था। Right near the door, बिल्कुल दरवाजे के पास। Sometimes they would beat me without any reason। कभी कभी लोग मुझे बिना किसी कारण के ही पीट देते थे। When he was in class 4th, जब वे क्लास 4th में थे, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground। जो स्कूल के हेड मास्टर थे उन्होंने 4th क्लास में पढ़ते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरे स्कूल का और उसके प्लेग्राउंड को साफ सफाई झाड़ू लगाने का आदेश दिया। He writes the playground was way larger than my small physique could handle and cleaning it। वाल्मीकि बताते हैं कि जो प्लेग्राउंड का साइज था वो मेरे छोटे से शरीर से बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता था और उसको साफ करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम था। माई बैक बिगिन टू एक, उनकी पीठ में दर्द होने लग गया। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, उनका फेस डस्ट से, धूल से भर गया। डस्ट हैज़ गोन इनसाइड माई माउथ, उनके मुंह में भी धूल भर गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, मेरी क्लास के दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं साफ सफाई झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठकर मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि मैं जाकर पानी पी लूँ। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आइज ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल। मैंने पूरा दिन साफ सफाई किया, स्कूल के दरवाज़ों से लेकर खिड़कियों तक और हर कमरों तक। द आइज़ ऑफ टीचर्स एंड बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल, इस नज़ारे को मेरे स्कूल के टीचर्स ने और लड़कों ने देखा।
Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ओम प्रकाश को आने वाले लगभग 2 दिनों तक स्कूल की और प्लेग्राउंड की साफ सफाई करनी थी और वो कर रहे थे। ये तभी ख़त्म हुआ जब उनके पिताजी ने देख लिया। जब उनके पिताजी स्कूल के सामने से पास कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो उन्होंने देखा अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए। ही कॉन्फ्रंटेड टीचर्स, वो टीचर से मिले, एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ। जब उनके फादर आए तो वो टीचर से मिले और उन्होंने स्कूल से बाहर जाते हुए ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर बहुत तेज़ से कहा, बहुत ज़ोर से कहा कि सभी सुन लें, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ, आप टीचर हैं इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल, लेकिन मास्टर इतना ध्यान रखें कि ये यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम, और सिर्फ ये ही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, लेकिन इसके बाद आने वाले और भी बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे। ये कवर पेज है ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी जूठन का। The second story is based on an incident that took place in one of India's larger cities and is common practice in most parts of the country. जो सेकेंड स्टोरी है वो उस इंसिडेंट पे बेस्ड है जो इंडिया के एक बहुत बड़े शहर में होती है, और ये प्रैक्टिस ऐसा पूरे इंडिया में ही कॉमन है, लगभग हर पार्ट में कॉमन है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये स्टोरी मिस्टर एंड मिस अंसारी की है जो शहर में एक अपार्टमेंट देख रहे थे रेंट के लिए। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। उनके पास मनी था, पैसा था, और रेंट पे करने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए एक ऐसी जगह की तलाश के लिए। द डीलर इन्फॉर्म्ड दैम that he knew about quite a few apartments that were available for rent. डीलर ने उन्हें बताया कि वे कुछ ही ऐसे अपार्टमेंट के बारे में जानता है जो किराए के लिए अवेलेबल हैं, खाली हैं। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वो पहले ही अपार्टमेंट में गए जो उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया और उन्होंने फैसला लिया कि वो इसे ले लेंगे रेंट पर। However, when the landlady fronted out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. लेकिन जब लैंडलेडी, जो मकान मालिक औरत थी, वो उनके नाम से फ्रंटेड हुई, उनका नाम को जाना उसने, तो उसने एक बहाना बना दिया कि वो उन लोगों को अपना हाउस रेंट पर नहीं देती जो मीट खाते हों, क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग है उसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। दोनों ही अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो बहुत ही हैरान हुए ऐसा सुनकर कि उनकी जो बिल्डिंग है वो पूरा नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि उन्हीं के पड़ोस से फ़िश बनने की स्मेल आ रही थी। The same excuse was repeated in the second and third apartments. यही सेम बहाना दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट वाले लोगों ने भी रिपीट किया। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. Finally, आखिर तौर पर जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने सलाह दी मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को कि वो अपना नाम बदल करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें, तब शायद उन्हें लोग रूम किराए पर दे दें। The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. जो अंसारीज कपल थे उनको ऐसा करना पसंद नहीं था और उन्होंने फैसला किया कि वो और भी रूम देखेंगे। In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. उन्हें रेंट पे रूम ढूंढने के लिए, एक ऐसे लैंडलेडी ढूंढने के लिए जो उन्हें अपार्टमेंट अपना रेंट पर दे सकती थी, लगभग 1 महीना लग गया। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट।
इंसान का, हर एक इंसान का अपना एक डिग्निटी होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसकी पहचान, उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practiced, and the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तुम अब तक समझ गए होगे कि जिस कास्ट में हमारा जन्म होता है, जिस धर्म का हम पालन करते हैं और जिस क्लास से, जिस इकोनॉमिक स्टेटस से हम आते हैं, चाहे हम मेल हो या फीमेल हो, यही वो फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा समाज में ट्रीटमेंट इक्वल तरीके से होगा या फिर हमें अनइक्वालिटी का सामना करना पड़ेगा। Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज का जो समाज में ट्रीटमेंट हुआ, अनइक्वली ट्रीटमेंट हुआ, वो उनके ओम प्रकाश वाल्मीकि का कास्ट के बेस पर अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ और मिस्टर और मिसेस अंसारी का अनइक्वल ट्रीटमेंट उनके रिलीजन की वजह से हुआ, धर्म की वजह से हुआ। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब किसी भी व्यक्ति के साथ असमान तरीके से व्यवहार किया जाता है तो उसकी डिग्निटी वायलेट होती है, उसका जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसका उल्लंघन होता है। The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. जो आत्मसम्मान है ओम प्रकाश वाल्मीकि का और अंसारीज का, दोनों का ही उल्लंघन हुआ क्योंकि जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो एक असमान व्यवहार था। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. केवल ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुनकर और पूरे स्कूल में उन्हें जो स्वीप करने को कहा, झाड़ू लगाने को कहा, ये किस लिए कहा? उनकी कास्ट की वजह से कहा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूलमेट्स जो उनके साथी थे, उनके जो टीचर्स थे, उनकी डिग्निटी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया, आघात किया और उन्हें ऐसा एहसास दिलाया कि वो स्कूल के दूसरे बच्चों के बराबर नहीं है, उनसे लेस देन इक्वल है। All other students in the school, being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बच्चे थे, इसलिए वो कुछ नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते थे इस सिचुएशन में। It was his father who, on sweeping his son, seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. ये उनके पिताजी थे जो कि बड़े थे, जिन्होंने अपने सन को, अपने बेटे को देखा स्वीप करते हुए तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और इस अनइक्वल ट्रीटमेंट से, असमान व्यवहार को देखकर उन्होंने टीचर्स का सामना किया। The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. अंसारीज की जो आत्मसम्मान था उसको भी हर्ट हुआ, उसका भी आघात हुआ जब लोगों ने उन्हें लीज पर, किराए पर अपना अपार्टमेंट देने से इनकार कर दिया। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse the suggestion. जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें ये सलाह दी कि वो अपना नाम बदल लें, तो ये उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी ही थी जिन्होंने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया। ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश और वाल्मीकि को ऐसा ट्रीटमेंट करना डिजर्वेबल नहीं था. दे डिज़र्व सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. उन्हें भी हक है, उन्हें भी डिज़र्व है कि वो सेम रिस्पेक्ट, समाज में सभी को सेम रिस्पेक्ट मिले, जैसा कि दूसरे लोगों को मिल रहा है, उन्हें भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले, उतनी ही डिग्निटी मिले. In the 75 film Diwar, a boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. दीवार पिक्चर में जब शू साइन करने वाले, जूता पॉलिश करने वाले लड़के को उसका मेहनताना जूता पॉलिश करने पर फेंक कर दिया जाता है तो वो रिफ्यूज़ कर देता है, वो उसे लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है he feels that there is a dignity in the work that he does. वो ऐसा महसूस करता है कि उसके काम में भी एक आत्मसम्मान है और वो हकदार है अपने पैसे को रिस्पेक्टफुल पाने का. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. भारतीय लोकतंत्र में इक्वालिटी का क्या महत्व है, समानता का क्या महत्व है, उसका क्या स्थान है.
और उसका अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यानी दुनिया के और जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें इक्वालिटी का मुद्दा किस तरीके का है। उसके अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।